दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 8 मार्च 2025 को रशियन फोर्सेस ने सुट्जा, जो कि कर्स्क रीजन में लोकेटेड है, पर अटैक कर दिया। एक गैस पाइपलाइन जिसका डायमीटर 1.4 मीटर यानी कि तकरीबन 4 फीट 7 इंच थी, जो रूस से यूरोपियन यूनियन को गैस सप्लाई करती थी और जो रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान 1 जनवरी 2025 से काम में नहीं लाई जा रही थी, को रशियन असॉल्ट कंपनी के तकरीबन 800 सोल्जर्स ने यूक्रेन के रियर फ्रंट में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया। इन रशियन सोल्जर्स ने 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पाइपलाइन के अंदर चलकर और रेंगकर पार करी। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको रशिया द्वारा अपनाई गई इस विशेष टेक्निक की डिटेल जानकारी दूं, चलिए जानते हैं कर्स्क ओब्लास्ट बैटल के बैकग्राउंड के बारे में। 6 अगस्त 2024 को यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क ओब्लास्ट रीजन में करीबन 1000 सैनिकों के साथ एक आकस्मिक और दमदार धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। रशियन इस हमले से बिल्कुल सरप्राइज हो गए और पहले ही हफ्ते में यूक्रेन ने रशिया का करीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। अक्टूबर 2024 में यूक्रेन फोर्सेस के एडवांस को रोक दिया गया। नवंबर 2024 में नॉर्थ कोरियन फोर्सेस को भी रूस की सेनाओं की मदद के लिए भेजा गया। नवंबर 2024 के एंड तक रशियन फोर्सेस ने खोई हुई जमीन का 50% भाग वापस हासिल कर लिया। यूक्रेन द्वारा अगस्त 2024 का कर्स्क ऑपरेशन का उद्देश्य रशिया के साथ फ्यूचर पीस टॉक्स में एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करना था और साथ ही रशियन फोर्सेस के ईस्टर्न यूक्रेन में हो रहे हमलों को डाइवर्ट करना था। दोस्तों, अब थोड़ी जानकारी लेते हैं टनल वॉरफेयर के बारे में। टनल वॉरफेयर का इतिहास बहुत पुराना है। टनल वॉरफेयर मॉडर्न वॉरफेयर में भी एक बहुत योगदान प्रोवाइड करता है। टनल वॉरफेयर में ट्रूप्स को कंसीलमेंट और प्रोटेक्शन मिलता है और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरेबिलिटी भी मिलती है। प्राचीन काल में ग्रीक्स और रोमन्स इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पश्चिमी फ्रंट पर टनल वॉरफेयर ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। वियतनाम वॉर के दौरान वियट किंग गुरिल्लाज ने अपने डिफेंसेस के कंसीलमेंट और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स के लिए एक्सटेंसिव टनल नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। हमास ने इजराइल से अपने बचाव व उन पर रेड करने के लिए गाजा में एक्सटेंसिव टनल नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। रशियन फोर्सेस के ये फाइटर्स बिलोंग करते थे वेटरन प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पीएमसी को, अखमत स्पेशल फोर्सेस यूनिट और रशियन 30th मोटराइज राइफल रेजिमेंट को। 2 दिन तक टनल में चलने के बाद बाहर निकलने से पहले रशियन सोल्जर्स इसके अंदर 4 और दिन तक रुके। इस ऑपरेशन का एम था रशियन फोर्सेस को सुट्जा के बाहर एक फुटहोल्ड प्रोवाइड करना। इसके बाद के ऑपरेशंस में रशियन फोर्सेस के लगातार काउंटर अटैक से यूक्रेनियन ट्रूप्स ने कर्स्क में हासिल की गई सारी की सारी जमीन गंवा दी। दोस्तों, अब टॉपिक पर वापस आते हैं, गैस पाइपलाइन अटैक पर। इस ऑपरेशन का नाम पोटोक था, जिसमें तकरीबन 800 रूसी सैनिकों ने हिस्सा लिया और 16 किलोमीटर स्ट्रेच का डिस्टेंस चलकर या रेंग कर, क्रॉल करके पार किया। ये 2 दिन तक चलते रहे। इस ट्यूब में, इस टनल में घुसने से पहले इसका मीथेन फ्यूम्स को पंप आउट किया गया और इसमें ऑक्सीजन को पंप इन किया गया। इन सभी सोल्जर्स के पास ऑक्सीजन मास्क का प्रोविजन था, फूड का प्रोविजन था, एमुनिशन दिया गया था, पानी दिया गया था और इनके हेड पर एक हेडलैम्प भी लगाया गया था। साथ में इनको रेडियो ऑब्लिक केबल कम्युनिकेशन भी दिया गया था और इसके अतिरिक्त लेबोरेटरी की सुविधा भी प्रदान की गई थी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन एयरबोर्न असॉल्ट ब्रिगेड के अनुसार गैस पाइपलाइन ऑपरेशन एक अनसक्सेसफुल ऑपरेशन था, क्योंकि उनको इसकी भनक लग चुकी थी और रशियन सोल्जर्स के गैस पाइपलाइन से बाहर
आते ही उन्हें डिटेक्ट कर लिया गया था और रॉकेट्स के जरिए, आर्टिलरी के जरिए और ड्रोन्स के जरिए उन पर फायर किया गया और इस ब्रिगेड के अनुसार 80% रशियन सोल्जर्स इसमें मारे गए थे। आज 18 मार्च 2025 को स्थिति यह है कि यूक्रेन के तकरीबन 10,000 सोल्जर्स को कर्स्क में रशियन सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बोला है कि सरेंडर और डाई। इधर ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन को 30 डेज के युद्ध विराम के लिए रिक्वेस्ट किया है और अपील करी है कि इन यूक्रेनियन सोल्जर्स के प्राणों को बख्श दिया जाए।